यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे भारतीय कृषि के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें हमने एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ तत्वों के बारे में बात किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया यानी कि भारत में जो कृषि के प्रकार हैं उनके बारे में। उसके बाद हम बात कर रहे थे भारत में कृषि की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जनसंख्या भारत की कृषि पर निर्भर है, कृषि पर जलवायु का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, भारत के अंदर जो फसलों का उत्पादन है उसमें विविधता पाई जाती है, राष्ट्रीय आय के अंदर कृषि का लगभग 14% 15% का योगदान दिया जाता है, खाद्यान्न फसलों का भारत के अंदर कृषि में मुख्य स्थान दिया जाता है, कृषि भूमि का जो प्रतिशत है वो भी उच्च है, सिंचित भूमि का क्षेत्र भी भारत के अंदर अधिकतम पाया जाता है, रबी खरीफ और जायद फसलों का विस्तार यहाँ पाया जाता है, प्रति व्यक्ति कृषि जो भूमि है उसके क्षेत्रफल के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी। इसके बाद भारत की कृषि की हम नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम अगली विशेषता जो है वो है कृषि जोतों का छोटा आकार। कृषि जोतों का छोटा आकार तो देश के अंदर 2000 और 2001 में कुल जोतों की जो संख्या थी वो लगभग 120 मिलियन थी, जिसमें से लगभग 62% सीमांत जो, 19% लघु जो, 12% लघु मध्यम जो और 6% मध्यम और 1% के ही बड़े आकार के जोतों का विस्तार यहाँ पाया जाता है। और कुल मिलाकर के 80% से जो अधिक जोत हैं वो मुख्य रूप में छोटे आकार के जोत हैं, जो फसलों के उत्पादन में उतना अधिक उनका उपयोग नहीं हो पाता है और उतना आर्थिक आधार पर भी उतने अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है चारा फसलों की कमी। नेक्स्ट विशेषता है चारा फसलों की कमी के बारे में। तो भारतीय कृषि में पशुओं का एक विशेष महत्व है। इसके कुछ देश के जैसे देश के कुछ क्षेत्र हैं जहां देश के केवल 4% भूमि के ऊपर ही चारा फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो चारा फसलों का उत्पादन भारत देश के अंदर बहुत कम मात्रा में किया जाता है, इसके लिए पशुओं के पशुपालन में कठिनाई प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इसके बाद कृषि के प्राचीन ढंग। कृषि के प्राचीन तरीके यानी कि प्राचीन काल से तरीके जो कृषि की जाती जा रही है उसी तरीके से वर्तमान में भी कृषि किया जा रहा है। भारत में जो कृषि कार्य है वो अभी भी बहुत ही प्राचीन और पुरानी और पिछड़ी हुई विधियों से किया जाता है। निर्धन के साथ मशीनों और आधुनिक यंत्रों का प्रयोग भी बहुत ही कम मात्रा में कर पाता है। आज भी कुछ क्षेत्रों के अंदर जो किसान हैं वो बैलों और लकड़ी के हल से ही खेतों की जुताई करते हैं और उसी का अधिक मात्रा में प्रचलन भारत देश के अंदर अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही साथ उर्वरकों का जो उपयोग है वो भी भारत देश के अंदर बहुत कम मात्रा में किया जाता है, जिसके कारण कृषि फसलों का कम क्षेत्र में अधिक फसलों का उत्पादन भारत देश में नहीं हो पाता है और ये नवीन पद्धतियों का उपयोग भी भारत के किसानों के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है भारतीय कृषि की वो है प्रौद्योगिकता के रूप में।
घटिया बीज, उर्वरकों और सिंचाई के साधनों की कमी, भूमि के अपर्दन, कीटाणु और कृषि रोगों का जो प्रकोप है, पूंजी की कमी और भूमि की उर्वरता में कमी, पशुओं की शोचनीय दशा, इन सभी कारणों से भारत देश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रौद्योगिकी कारक हैं, इनकी कमी के कारण भारत देश में कृषि फसलों का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है। तो ये बात थी भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय कृषि की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि की समस्याएं और उनका सॉल्यूशन। Problems of Indian agriculture and their solutions। तो भारतीय कृषि जो है, कृषि भारतीय अर्थतंत्र की जुड़ी होने के बाद भी बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है। इस वैज्ञानिक युग के अंदर भी भारतीय कृषि मुख्य रूप से प्राचीन तरीके से या हम कहें रूढ़िवादी तरीके से ही वर्तमान समय में भी, यानी कि जब टेक्नोलॉजी का इतना अधिक उपयोग हो चुका है, इतना अधिक विकास हो चुका है, तो भारतीय कृषि के अंदर जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है, उसके अंदर वर्तमान समय में भी वैज्ञानिक तकनीकी का बहुत ही कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। भारतीय किसान मुख्य रूप से अशिक्षित है, निर्धन है और वो कृषि को जीविका निर्वाह के लिए ही अपनाता है। यानी कि भारतीय किसान के द्वारा जो कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है, वो मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, ना कि व्यापारिक गतिविधि के लिए किया जाता है। भारतीय किसान का मुख्य उद्देश्य जो है वो केवल और केवल अपने परिवार का निर्वाह करना है। इन लोगों का, भारतीय किसानों का अभी भी जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से व्यवसाय के रूप में नहीं है, व्यापारिक क्रिया के रूप में नहीं अपनाया जाता। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित किया है, जिसमें कृषि क्षेत्र में सुधार के अनेक कार्यक्रमों को अपनाया गया है, लेकिन ये अभी भी उतने अधिक सफल नहीं हो पाए हैं। आज भी भारतीय कृषि की जो दशा है ये बहुत ही पिछड़ी हुई है और सोचने के लिए मजबूर करने वाली दशा है। तो भारतीय कृषि की समस्याओं की बात करें तो सबसे पहले जो समस्या आती है वो है कृषि जोतों का छोटा आकार और भूमि का असंतुलित वितरण के रूप में। कृषि जोत यानी कि भारतीय कृषि के खेत हों, इनका आकार छोटा होना और भूमि का जो वितरण है वो भी असंतुलित है। तो भारत में तीव्र गति से जब जनसंख्या वृद्धि हुई है तो उसके कारण भूमि संसाधनों की कमी यहाँ पर उत्पन्न हुई। 1951 में जहां प्रति व्यक्ति 0.75 हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध थी, तो 2001 में घट करके उसकी मात्रा 0.06 हेक्टेयर मात्र ही रह गई है। भारत में जो खेतों का औसत आकार है वो 1.4 हेक्टेयर मात्र के रूप में ही है। अमेरिका के अंदर 58 हेक्टेयर, न्यूजीलैंड के अंदर 184 हेक्टेयर की तुलना में भारत के अंदर जो खेतों का औसत आकार है ये बहुत ही कम मात्रा में है। औसत रूप से किसान के हिस्से में केवल 0.1 हेक्टेयर भूमि ही आती है,
छोटे खेतों में आधुनिक कृषि यंत्रों और मशीनों का प्रयोग करना भी बहुत अधिक कठिन होता है। इस समस्या को हल करने के लिए लैंड कंसोलिडेशन यानी कि चकबंदी और कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि सहकारी कृषि का प्रचलन करना बहुत अधिक उपयोगी होता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि के ऊपर चकबंदी की जा चुकी है। इसके बाद दूसरी समस्या जो है भारतीय कृषि के अंदर वो है उत्तम बीजों की कमी। दूसरी समस्या है उत्तम बीजों की कमी। निरंतर किसान उत्तम बीज नहीं खरीद पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए चुकाने के लिए उनके पास उतना धन नहीं होता है, इसलिए ये सस्ते बीजों के प्रयोग से ही उपयोग करते हैं, उनका ही अधिक उपयोग करते हैं, जिससे कृषि फसलों के उत्पादन में कमी पाई जाती है। एफएओ यानी कि खाद्य और कृषि अनुसंधान कृषि संगठन जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा उत्तम बीज के उत्पादन और वितरण के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन को चलाया गया है। इसके लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई और विभिन्न फार्मों और बीजों की नई और उन्नत किस्मों की खोज करने का कार्य किया गया और उनके द्वारा फसलों का उत्पादन का कार्य किया गया है। बीजों का उत्पादन और वितरण जो है जटिल प्रक्रिया के रूप में है, जिसमें किसान वर्ग, उत्पादक, सरकारी एजेंसियां, शोध संस्थान ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। निजी क्षेत्र में सब्जियां और फल का जो फसल है इनके बीज उत्पादन और विपणन में भी अधिक निजी क्षेत्र जो है अधिक रुचि लेता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों में अधिक मात्रा में रुचि लेता है। इसके बाद नेक्स्ट समस्या है खाद और उर्वरकों के प्रयोग से संबंध है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। भारत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग कम होता है, जिससे भूमि की उर्वरता और उत्पादक शक्ति भी लगातार कम होती जा रही है। देश की मिट्टी में नाइट्रोजन की विशेष रूप से कमी पाई जाती है, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा में भी कमी पाई जाती है। पशुओं की संख्या अधिक है, जिसके कारण इसके बाद भी गोबर गैस का प्रयोग जो है ईंधन के लिए करने के लिए गोबर की खाद का ही अधिक मात्रा में प्रयोग हो पाता है। रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन भी भारत देश में बहुत ही कम मात्रा में होता है। देश में पेट्रोलियम भंडारों की कमी को देखते हुए रासायनिक उर्वरकों का जो स्थापना है सब्स्टिट्यूट खोजने की आवश्यकता महसूस हुई है। वैज्ञानिकों ने राइजोबियम और नीलगिरी जैसे उपयोगी जैव उर्वरकों का भी आविष्कार किया गया है। विश्व के जो अनेक देश हैं उनमें विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में अनुसंधान में उन देशों की सरकारें लगी हुई हैं, जिनमें भारत में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इसका एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में विकसित हुआ है। देश के निर्धन किसान इनको विशेष रूप से लाभान्वित करने के लिए सरकार जो है प्रति वर्ष इनको सब्सिडी पर उर्वरकों को प्रदान करती है, उनकी व्यवस्था करती है। इसके बाद नेक्स्ट समस्या है सिंचाई सुविधाओं की कमी के रूप में। नेक्स्ट समस्या है सिंचाई सुविधाओं की कमी। 1987 में जब सदी के सबसे बड़े देशव्यापी ड्रॉट यानी कि जो सूखे की स्थिति थी उसके द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि वर्तमान में भारतीय कृषि मानसून से ही नियंत्रित होती है।
देश की लगभग 40% कृषि भूमि के ऊपर सिंचाई सुविधाएं ही प्राप्त हैं, यानी कि केवल 40% क्षेत्र के ऊपर ही सिंचाई की सुविधा प्राप्त है, और शेष जो 60% एग्रीकल्चर एरिया है इसके ऊपर मानसून की दशा, यानी कि ये पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से मानसून पर ही निर्भर करता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में लघु सिंचाई परियोजनाओं का जो विकास हुआ है ये अधिक उपयोगी साबित हुआ है। सिंचाई क्षमता और वास्तविक उपयोग में अंतर को कम करने के लिए सीएडी यानी कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में भारत देश के अंदर शुरू किया गया था, जो 20 राज्यों, 2 संघशासित प्रदेशों और 185 लाख हेक्टेयर खेती क्षेत्र के ऊपर इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट समस्या जो है वो है भूमि का अपहरण और उसके संरक्षण से संबंधित। देश की लगभग 8 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो अपरदन से प्रभावित होती है। भूमि अपरदन के जो प्रमुख कारण हैं उनमें वर्षा की तीव्रता, तेज आंधियों का प्रभाव, अनियंत्रित रूप से पशुओं की चराई, वनों की कटाई, कृषि के गलत तरीके, ये सभी ऐसे कारण हैं जिनसे देश में भूमि का अपरदन अधिक मात्रा में होता है। भूमि के अपरदन को रोकने के लिए और इसको संरक्षण करने की दिशा में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं। 1953 में राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम का आरंभ किया गया। भूमि सुधार के जो विभिन्न कार्यक्रम उनमें समुचित रेखीय जुताई, सीढ़ीनुमा खेती, नालीदार जुताई, भूमि का समतलीकरण, वन रोपण, प्लांटेशन, घास उगाना, ये सभी एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार के द्वारा भूमि अपरदन को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कृषि रोग और पौध संरक्षण। कृषि रोग और पौध संरक्षण। फसलों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग लगने से प्रति वर्ष 6000 से 7000 करोड़ मूल्य की जो फसलें हैं ये नष्ट हो जाती हैं। जैसे गेहूं में नष्ट रोग लग जाता है, करंट जिसको बोलते हैं, जिससे दाने बेकार हो जाती हैं। लगभग 80 फसलें रोगग्रस्त होती हैं। कपास, धान, ज्वार और गेहूं की फसलों में 80% कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। फसलों को रोगों और कीटाणुओं से बचाने के लिए कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स औषधियों की खोज करना, उत्पादन और वितरण व्यवस्था और अनाज के जो सुरक्षित भंडारण है इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता है। देश में लगभग 50 कीटनाशक दवाओं का उत्पादन किया जाता है। टिड्डी दलों से फसलों को विशेष नुकसान होता है। इससे संबंधित स्वतंत्र सर्वेक्षण के लिए जोधपुर और बीकानेर में केंद्रों की स्थापना की गई है। विकसित देशों में खरपतवार जो नाशक होते हैं यानी हेर्बिसाइड्स जो होते हैं इनके प्रयोग ने कृषि में क्रांति उत्पन्न कर दी है, लेकिन भारत में इनका प्रयोग अभी भी बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। नेक्स्ट इसके बाद में जो समस्या है भारतीय कृषि की वो है पूंजी की कमी। नेक्स्ट समस्या है पूंजी की कमी। भारतीय किसान निर्धन है, वो कृषि कार्य के लिए गांव के साहूकार जो होते हैं, सेठ जो होते हैं, उनसे भारी ब्याज के ऊपर धन लेता है, जिनकी अदायगी करने में यानी उसको चुकाने में फसल का अधिकांश जो भाग है वो सब चला जाता है। जिससे क्या होता है कि भारतीय किसान लगातार ऋणग्रस्त होता चला जाता है, उसके ऊपर लोन से लोन चढ़ते चले जाते हैं। सहकारी समितियों और बैंकों के द्वारा कम ब्याज के ऊपर किसानों को ऋण की सुविधा अब प्राप्त होने लगी है। 2007 के दौरान लगभग 33,000 से भी अधिक करोड़ के से भी अधिक की ऋण जो है वो सरकारी बैंकों के द्वारा, 15,000 करोड़ से अधिक जो ऋण है वो ग्रामीण बैंकों के द्वारा और लगभग 88,000 करोड़ के ऋण वो व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसानों को
दिए गए हैं। नेक्स्ट समस्या आती है कृषि शिक्षा, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की कमी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा की महत्वपूर्ण पाई जाती है। भारतीय किसान वर्तमान समय में भी परंपरागत रूप में प्राचीन ढंग से ही कृषि कार्य करते हैं। आधुनिकतम कृषि का जो ज्ञान है वो उनको नहीं मिल पाता है। उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ यानी कि नई जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उनका भी उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है, लाभ नहीं मिल पाता है। और वर्तमान में भी वे पिछड़े हुए उपकरणों, यंत्रों और पशुओं से ही कृषि कार्य कर रहे हैं। कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित जो फार्म है, मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान बुधनी मध्य प्रदेश, हिसार हरियाणा में और अनंतपुर आंध्र प्रदेश में स्थापित होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ICAR जो है ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और देश में जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर स्थापित 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि 23 कृषि विश्वविद्यालय जो है उनमें कृषि संबंधी उच्च शिक्षा और अनुसंधान के कार्यों में लगे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट समस्या जो आती है भारतीय कृषि की वो है अन्न भंडारण और वितरण व्यवस्था। खाद्य समस्या की महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जो धनी वर्ग है, धनी व्यापारी और दलाल है, ये किसानों से कृषि उत्पादों को खरीद करके इकट्ठा कर लेते हैं और उनको स्टॉक कर लेते हैं, जिससे किसानों के शोषण के साथ ही जनता को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 1965 में भारतीय खाद्य निगम की FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये निगम जो है किसानों से खाद्यान्न खरीद करके सरकारी भंडार और वितरण की व्यवस्था करने के साथ साथ ही उपभोक्ताओं को भी संरक्षण देता है। भारतीय खाद्य नीति के अंतर्गत खाद्यान्नों में सुरक्षित भंडार रखने की भी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट समस्या है जैव प्राविधिकी, कंप्यूटरों और दूर संवेदी उपग्रहों का उपयोग। ये जो समस्या है ये कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और संवेदी उपग्रह जो है इनका उपयोग नवीनतम प्रगति के रूप में है। जैव प्रौद्योगिकी कोई नया विज्ञान खोज भी नहीं है। हरित क्रांति के जो खोजकर्ता हैं अमेरिकी विद्वान विलियम गेट, इन्होंने जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही गेहूं और धान की उपज जो है अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग पर इन्होंने बल दिया था। आज के समय में जैव प्रौद्योगिकी का विकास जो है प्रोटोप्लास्ट, सेल और टिश्यू कल्चर्स, जीन अभियांत्रिकी, जैव संसाधन ऐसे अनेक क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। भारतीय कृषि की जो दशाएं हैं और समस्याएं हैं ये पश्चिमी देशों से अलग हैं, इसलिए यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का विकास अलग से ही किया जाना उचित होगा। इस दिशा के अंदर सर्वप्रथम 1950 के दशक में प्रोफेसर माहेश्वरी और गुहा मुखर्जी के द्वारा इस दिशा में प्रयास किए गए थे। भारत में पशु चारा और आहार की विशेष कमी पाई जाती है, इसलिए जैव प्रौद्योगिकी के विकास की
बहुत अधिक संभावनाएं भारत देश में संभावित हैं। कृषि के क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रयोग जो है नवीन उपलब्धि है। इनका उपयोग अनेक प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। कृषकों और सरकारी मशीनरी जो है दोनों के लिए ही ये अधिक उपयोगी है। सरकार ने कृषि मौसम सेवाओं के विकास के लिए विशेष रूप से कंप्यूटरों का सहारा लिया है। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा एक विशेष मध्यम रेंज का मौसम पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यहाँ संकलित जो सूचनाएं हैं इनको नेटवर्क की सहायता से 127 कृषि फील्ड जो हैं उन इकाइयों को इनको भेजा जा सकेगा। इसके अलावा कंप्यूटरों का जो प्रयोग है उसमें कृषि जोतों, मिट्टी, वर्षा और सिंचाई के प्रारूप, शस्य प्रारूप, बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग का प्रारूप, ये सभी सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कृषि में दूर संवेदी उपग्रह जो है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, इनसे भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि का जो नष्ट होना है और उसके उद्धार, रिक्लेमेशन, भूगर्भिक जल और नदी के जल प्रवाह क्षेत्र जो है इनके जल संसाधनों का आकलन, बाढ़ से होने वाली क्षति, हिम के पिघलने से नदियों में जल की वृद्धि की मात्रा, टिड्डी दल के आगमन की पूर्व से सूचना, ये सभी दूर से जानकारी जो है दूर संवेदी उपग्रहों के विशेष उपयोग के कारण ही संभव हुआ है। तो ये सभी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए भी अलग अलग उपाय दिए गए हैं और कोशिश की जा रही है। तो ये सभी समस्याएं हैं भारतीय कृषि के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय कृषि में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति से संबंधित छोटा टॉपिक आता है, शॉर्ट नोट लिखवाया जाता है, उसमें टिप्पणी वाले पार्ट के अंदर क्वेश्चंस को डाला जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। नेक्स्ट है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गैर 1968 के अंदर इन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का उपयोग किया और इन्होंने बताया कि इस हरित क्रांति शब्द का उपयोग करते हुए विलियम गैर ने अधिक उपज देने वाली जो किस्म है इनके प्रयोग के बारे में जानकारी दी थी। ये जो है मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी के विकास का ही एक शुरुआती चरण था, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग था। भारत में इस कार्यक्रम की विशेष आवश्यकता थी क्योंकि देश का जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनेक उपाय किए गए थे जो सफल नहीं हो सके थे। प्रथम योजना 1951 से 1956 जब हुई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य कृषि में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था, और दूसरी जो योजना थी 1956 से 1961 ये उद्योग प्रधान योजना के रूप में थी। तृतीय योजना 1961 से 1966 में वापस से कृषि को महत्व दिया गया था, लेकिन योजना के अंतिम वर्ष में देश के अंदर सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण खाद्यान्न उत्पादन को निर्धारित लक्ष्य से बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हुआ था। इसलिए चौथी योजना जो थी 1969 से 1974 के बीच, इसमें कृषि विकास करने के लिए नई कृषि रणनीति यानी कि न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी डेवलप की गई, जिसमें अनेक कार्यक्रमों को अपनाया गया। इसी के कारण रिजल्ट ये रहा कि गेहूं की उपज में बहुत ही तेज गति से वृद्धि हुई और अन्य जो उपज है उनकी वृद्धि के लिए भी प्रेरणा प्राप्त हुई थी। इसी तरीके से देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था, जिसके अलग अलग तत्वों से इसकी प्राप्ति हुई थी। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों को मुख्य रूप से विकसित किया गया था, उन्नत बीजों का उपयोग करके अधिकतम फसल का उत्पादन करना इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में लगातार वृद्धि की गई। सघन कृषि जिला कार्यक्रम इस हरित क्रांति के तहत चलाए गए, जिसमें
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि विकास में जो पंचायतों का सहयोग, प्रत्येक गांव के लिए प्रथम कृषि उत्पादन योजना, सहकारिता आंदोलन, पशुपालन और दुग्ध वितरण कार्यक्रम, कृषि संबंधी कार्यक्रम, कृषि कार्यक्रम, ये सभी कृषि योजना से संबंधित इनको विकसित रूप में पूरे जिला, सघन जिला ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इनको लागू किया गया। इसमें लघु सिंचाई योजनाओं को भी विकसित किया गया, जिससे छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लघु सिंचाई योजनाएं विकसित की गई थी। कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए यानी कि कृषि विज्ञान का विकास जो हुआ है उसके लिए अक्टूबर 1975 में कृषि अनुसंधान सेवा का गठन किया गया। पौधों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए भी हरित क्रांति में कई उपाय अपनाए गए। टिड्डी को नियंत्रित करने के लिए और कीटाणुनाशक जो दवाओं का उत्पादन है वो भी इसके अंदर अपनाया गया। भूमि का संरक्षण इसमें महत्वपूर्ण था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में कृषि योग्य जो बंजर भूमि है इनका सुधार और इनका संरक्षण करने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। साथ ही साथ इस हरित क्रांति में फसलों के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रीकरण का भी उपयोग किया गया। भारतीय किसान जो है ये परंपरागत पिछड़ी किस्म के जो कृषि उपकरण और औजारों का प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं, जिससे आधुनिक विकास जो है कृषि का वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। नए कृषि यंत्र जो है वो समय की बचत करते हैं, उत्पादन लागत को घटाते हैं और कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता इन कृषि यंत्रों के द्वारा की जाती है। इसीलिए सरकार ने 5वीं योजना के समय से ही चयनात्मक यंत्रीकरण की नीति को अपनाया। 1985 में ट्रैक्टरों की संख्या जो 10,000 से भी कम थी, 1990 में लगभग 15 लाख की संख्या को पार कर गई। ट्रैक्टरों की बिक्री में सबसे अधिक स्थान जो है उत्तर प्रदेश का, जहां पर 25%, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का ही महत्वपूर्ण रहा है। पावर टिलर जो है उनकी बिक्री में पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण राज्य रहा। तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा भी महत्वपूर्ण राज्यों के रूप में रहे। तो इन सभी प्रयासों से कृषि में पशु शक्ति का जो अंशदान है वो भी घट करके कम होता चला गया। तो इस तरीके से बहुत सारे उपाय अपनाए गए जिनके द्वारा कृषि फसलों के उत्पादन में अधिकतम मात्रा प्राप्ति की जा सके, उसमें लगातार उत्पादन की वृद्धि की जा सके और जो इसके अंदर समस्याओं के रूप में आ रही थी भारतीय कृषि में उनको समाधान के रूप में उनका समाधान करके भारतीय कृषि को विकसित किया जाए और भारतीय कृषि में इस हरित क्रांति के द्वारा जो समस्याएं आ रही थी भारतीय खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में, इनके इस हरित क्रांति के द्वारा लगातार उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। तो इस तरीके से भारतीय कृषि में हरित क्रांति में बहुत अधिक उत्पादन इसके द्वारा और बहुत अधिक विकास कृषि का भारत के अंदर कृषि विकास में हरित क्रांति के सहयोग से हुआ था। हरित क्रांति के मूल्यांकन की बात की जाए तो इसके द्वारा देश में खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि हुई है। अनाजों के आयात करने की जो समस्या थी, जो भारत विदेशों से अनाज यानी कि खाद्यान्न का आयात करता था, वो समस्या भी समाप्त हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अंदर भी वृद्धि उत्पन्न हुई। परंपरागत कृषि के अंदर परिवर्तन हुआ और इस क्रांति के द्वारा वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करके कृषि फसलों का उत्पादन किया जाने लगा और बाजारों में कृषि का विकास हुआ और ग्रामीण समृद्धि के अंदर वृद्धि इस हरित क्रांति के द्वारा की गई थी। तो इस तरीके से भारत में हरित क्रांति के द्वारा बहुत ही अधिक मात्रा में सफलता प्राप्त हुई और भारत में जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन है उसमें भी लगातार वृद्धि होती रही और भारत खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, ये भी केवल और केवल हरित क्रांति के द्वारा ही संभव हो सका। तो इस तरीके से भारतीय कृषि के अंदर हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और
जिसके द्वारा भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की और किसानों को शिक्षा संबंधी, किसानों को कृषि से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी दी। तो इन सब की प्राप्ति करने के बाद में भारत में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही यह हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।